संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे साथियों, स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं 12th क्लास फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत की विभव तथा धारिता का लेक्चर फर्स्ट। पहला अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इतनी शानदार प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, रेगुलर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। संडे को आपको एक्सपेरिमेंट मिलता है, सैटरडे संडे को रिवीजन का समय मिलता है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलते हैं। तो इन सब की मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कराएं अपने दोस्त से। आज की क्लास में हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत की विभव तथा धारिता उसका फर्स्ट टाइप करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसका फॉर्मूला भी व्युत्पन्न करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, एक एक पॉइंट को क्लियर करवाते हुए चलेंगे। सबसे पहले एक आवेश है, जैसे ये आवेश है प्लस क्यू आवेश, क्लियर है। आवेश है तो इसका क्षेत्र भी तो होगा, तो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र। यह है वैद्युत क्षेत्र, क्लियर है। अब इस आवेश के लिए इससे बाहर, इस विद्युत क्षेत्र से बाहर जो भी है वो सब कुछ इस आवेश के लिए क्या है, अनंत है। इस क्षेत्र से बाहर जो भी है वो इस आवेश के लिए अनंत है। हमें क्या करना है, हमें एक अन्य आवेश है क्यू नोड, एक अन्य आवेश है क्यू नोड, जिसे हमें क्या करना है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में बिंदु P तक लाना है। अब ये बिंदु P कहां पर है, तो ये बिंदु P है इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु स्थित है, बिंदु P। इस P बिंदु तक लेकर आना है अनंत से इस आवेश Q नोड को। तो जैसे ये आवेश इस क्षेत्र से बाहर है तब तक तो इस आवेश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ये आवेश प्रवेश करेगा इस क्षेत्र में तो क्या होगा, ये जो आवेश है, ये आवेश तो बड़ा आवेश है और ये छोटा आवेश है, तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये आवेश इसको दूर भगाएगा। ये आवेश है वो इस पर दूर की ओर बल लगाएगा, यानी स्थिर वैद्युत की बल लगाएगा इस दिशा में बाहर की ओर। हमें क्या करना है, इस आवेश को P बिंदु तक लेकर आना है, तो हम लगाएंगे इस पर बाह्य बल, बाह्य बल लगाकर और इसे लेकर आएंगे हम P बिंदु तक। लेकिन जो स्थिर वैद्युत की बल है ना, ये आवेश इस पर लगा रहा है, वो लगा रहा है इस दिशा में, स्थिर वैद्युत की बल ये लगा रहा है इस दिशा में। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस आवेश को डायरेक्ट तो इस P बिंदु तक लेकर आ नहीं सकते। क्यों नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि इसका वेग नियत करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। क्यों, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो चेंज हो रहा है ना। जैसे जैसे देखो ये आवेश है, यहां पर तो इस पर कोई बल नहीं लगा रहा है, जैसे जैसे ये विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो ये इस पर बल लगाएगा, स्थिर वैद्युत की बल। इस आवेश को और इसके निकट लेकर आएंगे यहां तक तो ये और अधिक बल लगाएगा, यहां पर लेकर आएंगे तो और अधिक बल लगाएंगे, यानी कि ये चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस आवेश को यहां तक लाने के लिए इसका वेग नियत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका वेग है वो नियत करते हुए यहां तक लेकर आना है। वेग नियत करते हुए कैसे लेकर आएंगे, तो सबसे पहले यहां से इसे बिंदु A तक लेकर आएंगे, यानी बिंदु A यहां पर है, क्लियर है। और A से B तक, यहां पर है बिंदु B, A से B तक क्या करेंगे, यहां तक की जो दूरी है उसे कहते हैं dx, यानी कि सबसे पहले dx दूरी तक इसे विस्थापित करेंगे। dx दूरी कहने का मतलब है A से B तक लेकर आएंगे ताकि वेग नियत हो जाए। ये A बिंदु है वो इस आवेश से कितनी दूरी पर है, तो ये है x दूरी पर। ये A बिंदु इस आवेश से x दूरी तक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वेग नियत करते हुए लेकर आएंगे, dx विस्थापित करके और इसका वेग नियत कर लेंगे। उसके बाद में हम समाकलन कर देंगे,
डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे अनंत से लेकर आर तक की। क्लियर है? कुछ पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन सारी की सारी डेरिवेशन आपको जब बोर्ड पे मैं करवाऊंगा तब क्लियर होगी। एक बार के लिए मैंने ये डायग्राम समझाया है, ये क्लियर हुआ सबको, तो थ्योरी लिख लेते हैं। उसके बाद में 1 बाय 1 स्टेप जैसे डेरिवेशन करेंगे वैसे वैसे साथ के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। थ्योरी में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे एक आवेश, माना एक आवेश क्यू है, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है। एक अन्य आवेश Q नोड को अनंत से बिंदु P तक यानी विद्युत क्षेत्र में बिंदु P तक लेकर आने में हमें क्या करना पड़ेगा? इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर है? इसी की थ्योरी लिख लेते हैं कि माना एक आवेश क्यों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक अन्य आवेश क्यू नोड है, वो क्या है? कैपिटल क्यू से छोटा है, ऐसे कोष्टक में लिख सकते हो। क्यू नोड है वो क्यू से क्या है? छोटा है। अन्य आवेश क्यू नोड को विद्युत क्षेत्र में बिंदु P तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। बिंदु P आवेश क्यू से r दूरी पर स्थित है। क्लियर है? ये हमने क्या लिखा है कि एक आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है। एक अन्य आवेश Q नोड है जिसे अनंत से इस प्रकार लिख सकते हो, अनंत से बिंदु P तक लेकर आना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो आवेश को जैसे इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराएंगे तो बाह्य बल लगाकर करवाएंगे, ऐसे तो आएगा नहीं। अब बाह्य बल लगाएंगे। अब बाह्य बल किसके बराबर होगा? तो स्थिर विद्युत की बल की। अब स्थिर विद्युत की बल, लेकिन ध्यान रखना साइन आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि आप बाह्य बल लगा रहे हो इस दिशा में, और ये जो आवेश है इस आवेश पर स्थिर विद्युत की बल लगा रहा है इस दिशा में, बाहर की ओर फेंक रहा है। क्यों? समान आवेश है इसीलिए। तो बाह्य बल और स्थिर विद्युत की बल दोनों इस प्रकार विपरीत दिशा में है ना, तो बाह्य बल है वो स्थिर विद्युत की बल है, उसके ऋणात्मक का साइन लग जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखना, इनका जो परिमाण लेंगे तो परिमाण तो दोनों का समान ही है, केवल और केवल दिशा विपरीत है, इसीलिए मैंने माइनस का साइन लगाया है। कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? अब देखिए, हम मानते हैं कि माना आवेश क्यू नोड को बिंदु ए पर, ऐसे लिख लो, माना आवेश क्यू नोड बिंदु ए पर स्थित है, इसे ए से बी तक dx दूरी तक
नियत वेग रखते हुए विस्थापित करने में कृतकार्य कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? तो dx दूरी तक विस्थापित कर रहे हो तो लगा देना dw बराबर क्या होता है? अप dx कोस थीटा। लेकिन अप dx कोस थीटा तो आपने लगा दिया, अप dx कोस थीटा। अब मेरे को बताओ कौन सा बल लगाया आपने? तो बाह्य बल लगाया है। क्लियर है? कार्य के लिए बाह्य बल लगा कर तो इसे यहां तक लेकर आ रहे हो, तो आप बाह्य बल ले रहे हो। जब यहां पर आप बाह्य बल ले रहे हो तो थीटा कितना होगा? थीटा किस किस के मध्य का कोण होगा? अप और dx के मध्य का कोण। अब देखो dx की दिशा किस ओर है? dx की दिशा तो ध्यान रखना इस ओर है, इस प्रकार, और बाह्य बल लगा रहे हो आप इस दिशा में। दोनों के मध्य कोण कितना हो गया? 180। क्लियर है? dx की दिशा तो इस ओर है और बाह्य लगा रहे हो बल इस दिशा में, तो दोनों के मध्य कोण कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहां पर 180 डिग्री लिख दिया। तो dw बराबर क्या आ गया? अप बाह्य dx कोस 180 का मान होता है -1, तो इसके आगे हम यहां लगा सकते हैं माइनस अप बाह्य dx। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों का मैंने क्या बताया था कि इनका परिमाण तो क्या है? बराबर है। हालांकि दिशा अपोजिट है, बाह्य बल इस दिशा में लगा रहे हैं, स्थिर वैद्युत की बल इस दिशा में लगा रहे हैं, लेकिन होता क्या है? इनका परिमाण दोनों का बराबर है। हमें बाह्य बल का तो नहीं पता, लेकिन स्थिर वैद्युत की बल का तो पता है ना। याद करो कूलाम का नियम, Q1Q2 बटा R स्क्वायर। क्लियर है ना? तो वही यहां पर लिखते हैं कि जो बाह्य बल है, अप बाह्य बल, उसका परिमाण और अप स्थिर वैद्युत की बल, इसका परिमाण क्या है? बराबर है। मैंने कहा ना दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण दोनों का बराबर है। हमें बाह्य बल का तो नहीं पता, लेकिन स्थिर वैद्युत की बल का तो पता है ना कि क्या होता है? Q1Q2 बटा R स्क्वायर। ये लिख दिया। Q1 का मान क्या है? कैपिटल Q, और Q2 का मान कितना है? तो Q नोड आवेश को लेकर आ रहे हो, Q नोड बटा R स्क्वायर। अभी Q नोड कहां पर है? तो बिंदु A पर स्थित है। हमें तो A से B तक विस्थापित करना है ना, तो A बिंदु इस आवेश से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। तो यहां पर लिख दिया Q1Q2 बटा R स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर। कहने का मतलब है इन दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है। अब वैल्यू हमें यहां पर रखनी है। dw बराबर माइनस, अब बाह्य बल हो स्थिर वैद्युत की बल हो, दोनों का परिमाण बराबर है, इसीलिए बाह्य बल के स्थान पर हम लिख सकते हैं Q नोट बटा x स्क्वायर, Q नोट बटा x स्क्वायर dx। क्लियर है? अब देखो कि आवेश को हमें A से B तक ही थोड़ी लेकर आना है, हमें तो आवेश को अनंत से लेकर इस R दूरी पर स्थित बिंदु P तक लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसका समाकलन। यही तो करते हैं हम, पहले छोटा सा भाग लेते हैं, उससे संबंधित जैसे फ्लक्स निकालना है तो उससे संबंधित फ्लक्स निकालकर समाकलन कर देते हैं। यहां पर हमें कार्य निकालना है, तो बाह्य बल द्वारा हमने किया गया कार्य निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे? पहले इस आवेश को यहां तक dx दूरी तक विस्थापित कर दिया। अब हम इसका समाकलन कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। लेकिन समाकलन में लिमिट कितनी लगाएंगे? तो लिमिट लगाएंगे हमें अनंत से R दूरी पर स्थित बिंदु P तक लेकर आना है ना, तो हम लिमिट लगाएंगे अनंत से R, कि आवेश को अनंत से R दूरी पर स्थित बिंदु P तक लेकर आना है। तो हम लिमिट कितनी लगाएंगे? अनंत से R। ऐसे नीचे लिख देना, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर स्थित बिंदु P तक लाने पर
P तक लाना है। तो क्या करेंगे, लिमिट यहां पर अनंत से लेकर और R तक लिमिट लगा देंगे। क्लियर है? अनंत से R तक की क्यों लगाई? क्योंकि हमें इसे R दूरी पर स्थित बिंदु P तक लेकर आना है। अब सबसे पहले 1dw का समाकलन तो हो जाएगा W, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य निकाल रहे हैं। अरे क्लियर है ना, समाकलन में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना किसी भी स्टूडेंट को। देखो 1dx होता है तो इसका समाकलन क्या हो जाता है, x हो जाता है। 1dx का समाकलन x हो जाता है। क्लियर, ये तो पढ़ा है। तो यहां पर यदि 1dw होगा तो उसका समाकलन w हो जाएगा, तो w लिख दिया। अब देखो इसको समझते हैं, ये समाकलन आपको समझना होगा। जिन स्टूडेंट के बायोलॉजी ले रखी है तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए मैं क्लियर यहां पर समझा देता हूं। जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसे ले लेते हैं हम बाहर। तो इसमें जो भी कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं। देखो k q नोट को मैंने बाहर ले लिया, समाकलन का साइन लगा दिया। अनंत से r तक हमें समाकलन लिमिट लगानी है, अनंत से लेकर r तक। क्यों? क्योंकि r दूरी तक हमें आवेश को लेकर आना है। ये माइनस का साइन है, वैसे के वैसे लगा दिया। अब ये तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया 1/x² dx। अब मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि नीचे से कट नहीं हो, थोड़ा सा स्पेस कम है इसीलिए। बाकी सब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो W बाह्य है इस प्रकार लिख लेना। बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य इक्वल टू माइनस का k q नोड। अब बताओ 1/x² का समाकलन क्या होता है? क्या होता है 1/x² का? देखिए मैं एक बार के लिए फॉर्मूले से समझा देता हूं। आप मैथ्स में भी पढ़ोगे समाकलन की प्रश्नावली बिल्कुल डिटेल में, लेकिन हमारे फिजिक्स में भी यूज होता है, इसलिए हर एक विद्यार्थी को समझ में आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार के लिए आपको फॉर्मूले से समझा देता हूं कि समाकलन करते कैसे हैं। जो कांस्टेंट होता है उसे तो बाहर ले लेते हैं। अब 1/x² का समाकलन करना है तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है x⁴n dx का समाकलन का। फॉर्मूला होता है x⁴n+1 बटा n+1 प्लस में c कांस्टेंट आ जाता है, यानी कि n+1 बटा n+1, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब हमें समाकलन किसका करना है? तो लिमिट तो आप बाद में लगा देना, पहले समाकलन करना है उसके बाद में लिमिट लगाना होता है। तो सबसे पहले समाकलन का साइन x है, इसके स्थान पर 1/x² है। देखो 1/x² में यहां पर लिख देता हूं 1/x² dx। इसका ही तो समाकलन करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो नीचे दो पावर है उसको ऊपर लेकर जाओ, यानी कि x⁻² dx। क्लियर है? अब x⁴n का समाकलन क्या होता है? n+1 बटा n+1। अब देखो, अब ये इस फॉर्म में आ गया ना, तो इसका क्या कर सकते हो, अब इसका आप ही समाकलन कर सकते हो बड़े ही आसान तरीके से। देखो समाकलन होता है x⁻n+1, यानी कि जो -2 पावर है उसमें एक जोड़ना है, -2 + 1 बटा में क्या आ जाएगा, फिर से -2 + 1, -2 + 1, ये आ गया इसका समाकलन। क्लियर है? कैसे हुआ? तो ध्यान देना, x⁴n है। देखो x⁴n फॉर्मूला होता है n+1 बटा n+1। तो x है जैसे कि जैसे रख दिया, n का मतलब कितना है, -2। -2 में एक जोड़ना है, अपोन में भाग में भी -2 में एक जोड़ना है। अब देखो कितना हो जाता है इसका समाकलन, x⁴ यहां पर जो लिमिट है समाकलन करने के बाद लगा देना। जैसे अनंत से r तक है तो अनंत से r तक लगा दो, जो भी लिमिट दे रखी होती है वही हम लिमिट लगा देते हैं। अब देखो -2 और +1 कितना होता है, -1। अपोन में क्या आएगा, -2 + 1 कितना होता है, -1। तो इसे हम -1/x लिख सकते हैं। अनंत से r तक लिमिट है। क्लियर हुआ? हर एक विद्यार्थी को क्लियर है? कैसे हुआ, मैंने समाकलन बताया है। समाकलन का एक फॉर्मूला होता है x⁴n का n+1 बटा n+1। तो सबसे पहले 1/x² हमारे पास, बाकी तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट तो बाहर ले लिया, हमें समाकलन इसका करना है। तो इसे सबसे पहले नीचे पावर थी ऊपर लेकर गया तो -2 पावर आ गई। अब फॉर्मूला होता है n+1 बटा n+1। अब यहां से लिमिट को यार लगानी है, समाकलन करने के बाद अनंत से r तक लिमिट लगानी है, तो अनंत से r तक
और ये लिख दिया हमने x की पावर n+1 यानी -2 + 1 बटा में -2 + 1। अब -2 और +1 कितना होता है? माइनस का 1, तो ये माइनस का 1। x की पावर है -2 + 1 माइनस का 1 होता है, तो माइनस का 1 बटा x हो जाएगा। पहले ऊपर वाली लिमिट, उसमें से घटा देंगे लोअर लिमिट। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो लिखा है ना मैंने, यही मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसका समाकलन होता है 1/x² का माइनस का 1/x, माइनस का 1/x, लिमिट है अनंत से r तक। क्लियर हुआ? हर एक विद्यार्थी को एक एक पॉइंट क्लियर करवा दूंगा मैं, बार बार डेरिवेशन को प्रैक्टिस करवा दूंगा। बस आपको यदि मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो एक सब्सक्राइब अपने दोस्त से जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, वही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप से टॉप कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ही। अब -1 है और यहां पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वैसे भी प्लस हो जाएगा। तो W बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है वो Q नोड, अपर लिमिट रखो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। सबसे पहले अपर लिमिट रखो 1/r, माइनस लोअर लिमिट रखो तो 1/∞। क्लियर है ना? ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया। अब देखो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, 1/r लिखा, ठीक है ना? x के स्थान पर 1/r, माइनस का साइन, माइनस घटाना होता है, फिर 1/∞। क्लियर है? हर एक विद्यार्थी को क्लियर है ना? ऐसे किया मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया, Q नोड और 1/x की पावर अनंत से r तक है, तो पहले तो लिख दिया 1/ अपर लिमिट, घटा दिया 1/ लोअर लिमिट। 1/∞ कितना होता है प्यारे बच्चों? पता है क्या? नहीं पता है तो आज सीखोगे आप। Q नोड 1/∞ होता है 0, अनंत का भाग किसी में भी लगाओगे ना तो 0 आएगा। क्लियर है ना? तो ये तो हो जाएगा 0, ये पार्ट कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 0, रहेगा क्या? Q नोड बटा r होगा। और किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसीलिए यहां पर स्थितिज ऊर्जा का भी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला Q नोड बटा r। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, Q1 Q2 बटा r। Q1 के स्थान पर ये है, Q था, Q2 के स्थान पर Q नोड था, तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो Q1 Q2 बटा r। ध्यान रखना, गलती मत करना, यहाँ पर कूलाम का नियम मत याद रख लेना, Q1 Q2 बटा r² होता है कूलाम के नियम में। ये देखो यहाँ लगाया भी था हमने, स्थिर विद्युत के लिए कूलाम का नियम, वहां पर क्या होता है? अपोन में r²। और स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है? Q1 Q2 बटा r। क्लियर है? ये डेरिवेशन हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन एक बार वीडियो को वापस देखो तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। मैं वापस क्लियर करवा देता हूं शॉर्ट में। सबसे पहले स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? कोई आवेश है, ये आवेश है, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब इससे r दूरी पर बिंदु P है, इस P बिंदु पर हमें एक अन्य आवेश Q नोड को यहां तक लेकर आना है, तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस आवेश को यहां तक लाना है तो भाई किसी के एरिया में, जैसे पहले राजा हुआ करता था, राजा का अपना क्षेत्र होता था, उस क्षेत्र में यदि कोई दूसरा, जैसे राजा या फिर जो आपका विपक्ष है, वो प्रवेश करता था तो युद्ध होता था या नहीं होता था? इसी प्रकार देखो यहाँ पर अन्य आवेश जैसे इसके क्षेत्र में प्रवेश करेगा ना, ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर स्थिर विद्युत की बल लगाएगा, तो हमें बाह्य बल लगाकर इसमें प्रवेश करेंगे विद्युत क्षेत्र में। लेकिन ध्यान रखना हमें किस प्रकार लगाना है? तो हमें इसे नियत वेग रखते हुए लेकर आना है, क्योंकि वेग चेंज हो रहा है। पहले आवेश कुछ दूरी पर था तो वेग है, जो बल है वो कम लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे आवेश इसके निकट आएगा उतना ही उस पर बल अधिक लगेगा। इसलिए हमें यहां से यहां तक क्या किया? A से B तक वेग को नियत किया, वेग को नियत करके और उसके बाद में इसे समाकलन कर दिया, जिसे अनंत से r दूरी तक समाकलन लगा के और कार्य का फॉर्मूला निकाल दिया, और किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बाह्य बल स्थिर विद्युत की बल विपरीत दिशा में था, इसीलिए माइनस का साइन लगाया है, हालांकि इसका परिमाण बराबर होता है, ये इसका परिमाण है।
बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य अब dx cos थीटा। यहाँ पर बाह्य बल लिखा है मैंने, स्थिर विद्युत की नहीं लिखा है। स्थिर विद्युत की लिखता तो कोण 0 डिग्री लेना पड़ता। तो अब dx cos थीटा, थीटा के स्थान पर 180 क्यों लिया? क्योंकि dx की दिशा तो ये है इस प्रकार, बाह्य बल इस दिशा में लगा रहे हैं, कोण हो गया 180, मान रख दिया। अब बाह्य बल का मान तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें स्थिर विद्युत की बल का तो मान ही पता है, इसलिए अब स्थिर विद्युत की बल का मान लिख दिया k q q नोट बटा आर स्क्वायर। k q1 q2 बटा आर स्क्वायर होता है, लेकिन q1 के स्थान पर q था, q2 के स्थान पर q नोट था, इसलिए k q1 q2 बटा आर स्क्वायर। दूरी कितनी थी इस आवेश से ये a बिंदु पर, अक्ष दूरी थी तो अक्ष स्क्वायर लगा दिया। अब क्या होता है कि पहले तो हमने छोटा सा भाग लिया था, dx पार्ट में वेग नियत किया था, हमें तो कहां तक लेकर आना है, उसे अनंत से r दूरी तक लेकर आना है। तो लिमिट लगा देंगे अनंत से r, लिमिट लगा के, और उसके बाद में फॉर्मूला लगा देंगे k q1 q2 बटा अक्ष स्क्वायर dx। ये जो मान आया ना, ये यहां पर लिख दिया मैंने, बाह्य बल के स्थान पर मान रख दिया। ये देखो, ये मान कहाँ रखा है, इस वाले बाह्य बल के स्थान पर ये मान रखा है, ये dx है, जैसे क्लियर है ना, ये dx हो गया। अब बाह्य बल के स्थान पर ये मान रख दिया। अब अनंत से r दूरी तक लेकर आना है, तो आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर स्थित बिंदु P तक लाना है। तो अनंत से r तक लिमिट लगा दी, और जो कांस्टेंट पार्ट था उसे बाहर ले लिया, 1/x स्क्वायर dx का समाकलन किया। तो 1/x स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस का 1/x। अनंत से r तक की लिमिट थी, तो पहले अपर लिमिट रखी, उसमें से लोअर लिमिट को घटाया है। 1/∞ 0 होता है, तो मान आ जाएगा k q नोट बटा r। क्लियर है स्टूडेंट्स? कैसी लगी आपको ये डेरिवेशन? अच्छी तरीके से समझ में आई? आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कोशिश किया करो, जो विद्यार्थी पूरी क्लास को देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, वो एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो, ताकि कनेक्टिविटी रहे, कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ विद्यार्थी पढ़ रहे। कई बार कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमने ये डेरिवेशन मिला ली है, तो मेरे को अच्छा लगता है, तो आप भी कमेंट किया करो। कई बार कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं, सर ये चैप्टर कब कंप्लीट होगा, तो मैंने कमेंट के तुरंत आंसर भी दे देता हूँ कि मैंने कहा था कि पिछला जो चैप्टर था 2 लेक्चर के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। उसके जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हम साथ के साथ करते भी रहेंगे, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। भूलना मत, रिवीजन नहीं करोगे तो वापस भूल जाओगे, इसलिए आपको रेगुलर रिवीजन करना है। जैसे दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है, तो पहला चैप्टर का जैसे एक दिन आपने अक्षीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन मिला ली, दूसरे दिन निरक्षीय की मिला दी, एक दिन गाउस का नियम पढ़ लिया, गाउस के नियम के 2 अनुप्रयोग एक दिन पढ़ लिए, एक दिन 1 अनुप्रयोग और पढ़ लिया। इतने में उनके आपके बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा। बस आप इस चैनल को पूरा सपोर्ट करना, हो सके तो कोशिश करना कि जल्द से जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएं। अब देखिए, इसके साथ ही हम एक कंसेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। यदि आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करानी हो, तब किया गया कार्य क्या होगा? तो ये बिल्कुल आसान है। जैसे ये विद्युत क्षेत्र में ही इस आवेश से ए बिंदु की दूरी है r1 और ए से बी तक लेकर आना है, विद्युत क्षेत्र में ही लेकर आना है। ये तो r1 दूरी है, बी बिंदु की दूरी है r2। तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W अंतिम माइनस W प्रारंभिक। और कार्य का फॉर्मूला ये हमने अभी निकाला था, तो लिख लो। माना आवेश Q नोड को विद्युत क्षेत्र में बिंदु A से B तक गति करवाना है, तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा? डेल W बराबर है W अंतिम माइनस W प्रारंभिक, यानी कि अंतिम कार्य माइनस प्रारंभिक कार्य। वही फॉर्मूला K Q नोड अपॉन R। तो
ए बिंदु पर था तो R1 दूरी थी और बी बिंदु पर था तो R2 दूरी थी। यानी कि अंतिम कार्य क्या होगा, ध्यान रखना, अंतिम कार्य का मतलब पहले था ए पर, बाद में यानी अंतिम में कहा गया बी पर, तो दूरी हो जाएगी R2 माइनस W प्रारंभिक, यानी प्रारंभ में ए बिंदु पर था ना, अब इस क्यू नोड यहां पर था, तो ये दूरी कितनी थी, क्यू नोड बटा R1, ये हो जाएगा डेल W। क्लियर है। R2 माइनस R1 क्यों हुआ, क्योंकि देखो अंतिम कार्य माइनस प्रारंभिक कार्य, यानी कि अंतिम में बिंदु बी पर था R2 दूरी पर, प्रारंभ में ए बिंदु पर था जो R1 दूरी पर था। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।